संदेश में ये देना चाहूँगा, इस वर्तमान व्यवस्था में दो परिवर्तन बहुत जरूरी है इस देश के लिए। ये राज्य के कार्यालयों का देश में विलय होना जरूरी है। ये जो अधिकारी अपने आप को तानाशाह समझे बैठे हैं, अपने आप को एक राजा समझे बैठे हैं, अपने चैम्बर में अपनी टेबल के अपनी कुर्सी के पीछे इन्होंने अपना इतिहास लिखा रखा है। क्या जरूरत पड़ी इस इतिहास की? ये कौन कौन अधिकारी रखे गया है? उनके बाप का धरती है, उनके बाप का ऑफिस है, ये सरकार के हैं, जनता की सेवा के लिए। क्यों लिखा रखा अपना इतिहास? वो इतिहास हटाया जाए और राज्य के कार्यालयों का देश में विलय किया जाए और एक नौकरी से बर्खास्त विभाग का गठन हो। जब नेता 5 साल में बदल सकता है, एक कर्मचारी जो 25 साल की उम्र नौकरी कर 35 साल तक क्यों आतंक बचाएगा 60 साल की उम्र तक? यदि उससे पीड़ित है तो उसे भी नौकरी से टर्मिनेट किया जाए, नौकरी से बर्खास्त विभाग का गठन हो। कहूँगा कि आप परेशानियों के लिए यहाँ पे बैठे हो। क्या परेशानी है कि जो आप अकेले यहाँ पे आए हो? पहले तो ये बताइए, नाम बताइए, कहाँ से आए हैं और क्या परेशानी है? मेरा नाम प्रहलाद चंद गुप्ता है। जी जी अलवर राजस्थान से हूँ मैं। जी राजस्व विभाग में मैं नौकरी करता हूँ। जी राजस्व विभाग हमारे कलेक्टर ऑफिस को बोलते हैं राजस्थान में। तहसीलदार कार्यालय में मेरी इस समय पोस्टिंग है। पीड़ा का विषय तो संक्षिप्त इतना ही रहा है कि वर्तमान जो तहसीलदार रश्मि शर्मा है, जी जी। ये एक तरह अधिकारी ना होकर आतंकी के रूप में काम कर रही है। अच्छा इसने इतना पीड़ित कर दिया। पीड़ित तो खैर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हम शुरू से ही रहा हूँ। मेरी आज 27 साल की नौकरी हो गई। अच्छा 27 साल की नौकरी में, उससे पहले मैं इरिगेशन में था। ये बात सही है, अन्याय और अत्याचार काफ़ी होता है। अनाधिकृत चेष्टाएं रेवेन्यू विभाग में बहुत ज़्यादा होती है। जी 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 दबाव भी बहुत ज़्यादा अनाधिकृत बनाया जाता है। जी लेकिन ठीक है, वो सीमित क्षेत्र तक चल रहा था। लेकिन अभी रश्मि शर्मा ने सीधा ही भयंकर इतना कर रखा है कि अब आत्मा जी जी। में निकाल दिया आपको नौकरी से क्या? नौकरी में सर्विस में हूँ मैं आज की तारीख में। तो जी। कल का मुझे पता नहीं, निकालते हैं क्या करते हैं, ठीक है ना, मुझे नहीं पता है। क्या परेशानियाँ हैं? परेशानी यही है कि सरकार के जो हम पेमेंट करते हैं, जी जी सरकार चलाने के लिए सरकार के जो खर्चे होने हैं, हम पे दबाव दिया जाता है कि अपने वेतन में से उसका भुगतान करो। अच्छा। जबकि सरकार बजट देती है, कामकाज का जो खर्चा होता है उसको आपके वेतन में वेतन में से दिया जाए। हाँ, उसमें दो स्थिति होती है। यदि जिसे रिश्वत या लूट कहा जाता है, जैसे मैं लूट कहता हूँ, यदि लूट वाली व्यवस्था है तो उससे समायोजित कर लो, और नहीं तो बजट हो जाए उसमें से ले लो। जी जी। तो बजट में से ज़्यादातर कमी लेते हैं हमारे रेवेन्यू में। सब लूट वाली व्यवस्था से ही एडजस्ट करके बैठ जाते हैं। कितनी तनख्वाह है, कितना कटता है, कुछ बता सकते हैं? मेरी तनख्वाह कटपिट के यही मिलती है 55-1 हज़ार रुपये। और कितना कटता है सरकार को जाता है? सरकार को जाने की कोई सीमा नहीं है। अच्छा। अब जैसे ये बिल इस समय अटके पड़े हैं, एक महीने की 10,100 का पेमेंट एक था। उस महीने में शायद 3-4 यात्राएं करी, उनके भी 2-3 हज़ार बिल हो गया, मतलब लगभग 15,000 रुपये। अच्छा। अब ये क्या है, पेमेंट मिल जाता था लेकिन रश्मि शर्मा ने पेमेंट नहीं दिया। 1.5 साल हो गया आज। ऊपर तक शिकायतें करी, कोई सुनवाई नहीं हुई। ये था। कुछ विभाग में करप्शन भी दिख रहा है। करप्शन तो पूरा है भाई साहब, क्यों खेलवाते हो मेरे से? बिना उसके तो काम ही नहीं है। अच्छा। करप्शन के आपको सीमा लेनी है तो रश्मि शर्मा के जो 90A के प्रकरण किए हुए हैं, जिन एग्रीकल्चर लैंड के अंदर प्लॉटिंग हो रही है, उनकी फाइलें बनाना है, मोटी रकम लेके उन फाइलों को निरस्त कर देना। तो न्यायिक प्रक्रिया CPC जो है, जिसके तहत ये जुडिशरी काम कर रही है सारी, उसमें एक प्रोविज़न होता है कि पहले प्रकरण पेश होता है, उसमें नोटिस जारी होता है, नोटिस के बाद रिप्लाई आता है, रिप्लाई के बाद बयान होते हैं, बयान के बाद बहस होती है और बहस के बाद निर्णय होता है। ये रश्मि शर्मा की कई फाइलें उठा के इसकी जांच करवा लो। SOG है, कौन करेगी? जो भी ईमानदारी से खेत में तामील दिखा रखी है, खेत पे चस्पा करी। क्या राजस्थान में भी पहले आप इस चीज़ की मांग कर चुके हैं कि आपको दिल्ली आना पड़ा, वहाँ कोई नहीं सुन रहा? नहीं, राजस्थान में किसी ने नहीं सुना मेरे को। ऊपर तक माननीय मुख्यमंत्री तक लिख के दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई। दिल्ली प्रधानमंत्री महोदय तक लिखा था। प्रधानमंत्री के महोदय के यहाँ से मेरा प्रार्थना पत्र समाधान के लिए तहसीलदार के पास पहुंचा था, रश्मि शर्मा के पास। लेकिन उसने क्या है, उस पर भी बकवास लिख के उसको भी रफा दफा कर दिया। उसने मेरे को प्रेरित किया है कि प्रधानमंत्री का पद तहसीलदार रश्मि शर्मा के आगे शून्य रखता है, क्योंकि रश्मि शर्मा का बड़ा पद है, उसने प्रधानमंत्री की सम्मान नहीं किया है। तो फिर मैंने कहा जंतर मंतर जाके राष्ट्रीय स्तर का प्रकरण है, वहाँ प्रयास करूँगा अपनी आवाज़ का। ठीक है, मेरी तरह पीड़ित बहुत हैं, ये थोड़ी मैं अकेला ही हूँ। आवाज़ उठाने को चाहिए, ठीक है। मेरे बलिदान से यदि कुछ लोगों को आराम मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ पत्रकार लोगों ने आपसे न्यूज़ के लिए पैसे भी लिए? नहीं, इस विषय में तो कुछ कह नहीं सकते, उन्होंने कुछ कहा हो। हाँ, आपकी बात जो PM मोदी के पास पहुंचनी है, ठीक है, क्या हम आपकी बातों पर विश्वास कर सकते हैं? क्योंकि आप अकेले बैठे हुए हैं, क्योंकि कुछ आदमी आते हैं यहाँ पे अपनी मुद्दे लेके, लेकिन वो बाद में पलट जाते हैं। क्या आप सच बोल रहे हैं सर? मैं जो भी चीज़ें बोल रहा हूँ उसका मेरे पास एविडेंस मौजूद है, एक एक चीज़ का। अपनी मनगढ़ंत एक भी चीज़ नहीं है। जी जी। जो भी बोले हैं उसकी या तो कुछ मेरे पास RTI में मौजूद पड़े हैं कागज़, अच्छा। या ऑनलाइन पोर्टल पर मौजूद पड़ी हैं, अच्छा। ठीक है ना। और नहीं तो जो रिकॉर्ड, जैसे मैं बता रहा हूँ 90A का जो माँ घोटाला चल रहा है, करोड़ों रुपए का है, पैनोरमा का घोटाला चल रहा है। पैनोरमा जो राष्ट्रीय संपत्ति है, उसको तहसीलदार रश्मि शर्मा ने मेरे को RTI में सूचना में लिख के दिया है कि ये मेरी व्यक्तिगत संपत्ति है, जो कि राज्य की संपत्ति है। उसमें घोटाले हो रहे हैं, उसके वाउचर्स मांगे मैंने।
मेरे को नहीं दिए तो वो रिकॉर्ड जब्त करके सारी चीज़ें आ सकती हैं। मतलब जो भी कथन मैं यहाँ कह रहा हूँ, प्रकट कर रहा हूँ, वो सब ओरली नहीं है, मौखिक नहीं है, ना मेरे मनगढ़ंत है, ना मेरी कल्पना में है, वो सारे एविडेंस के साथ है। कब आरटीआई डाला था आपने? आरटीआई को लगाते हुए मेरे को 6-7 महीने 8 महीने हो गए। अच्छा, जवाब मिला उससे रश्मि? तो उस रश्मि शर्मा से पैनोरमा है, रास्ते संपत्ति है, उसमें मेरे ख्याल से 15-20 करोड़ से कम की संपत्ति नहीं है, बहुत बड़े एरिया में है, मेन रोड पर है, विजय मंदिर रोड पर है, जिसके लिए लिख के दिया है कि ये मेरी व्यक्तिगत संपत्ति है। राजस्थान में जब आपकी सरकार नहीं सुन रही, क्या लगता है कि मोदी जी सुनेंगे यहाँ पे बीजेपी? देखो, सुनने का विषय ये है कि वहाँ तक कागज़ आया, डाक में मार्क हुआ, एक शिकायत आई, ये सब पहलाद की हैं, तहसील से संबंधित है, तहसील को फॉरवर्ड कर दो, यहाँ तक की प्रक्रियाएं रही हैं। अब जो ये स्टेप मेरा है, ये स्टेप ऐसा है कि मेरा अपना मानना ये है कि मान्य विधायकगण हो, मान्य सांसदगण हो, उनकी निजी जानकारी में तथ्य आएगा, और जब आएगा तो समाधान तो 100% बनेगा। कब बनता है, समय लग सकता है, ये मैं नहीं कहूँगा, 100% बनेगा, क्योंकि मान्य विधायकगण, सांसदगण जो भी हैं, उनमें से ऐसा नहीं है, काफ़ी लोग सहमत होंगे और समाधान निकलवाने का प्रयास करेंगे। इस करप्ट सिस्टम से आप दुखी नहीं है, सभी कर्मचारी वहाँ के दुखी होंगे। उन कर्मचारियों को जो आपके भाई बंधु हो, आप सिर्फ यहाँ पे अकेले आके बैठे हुए हैं, उन कर्मचारियों के लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं जो आवाज़ नहीं उठाते, डर जाते सरकार से? नहीं, संदेश तो क्या साहब, समस्या ये, जीवन को संकट में कौन डाले। अब जैसे मेरा वेतन रोक रखा है 1 अक्टूबर 25 से, हैं, हो सकता है मेरी जांच भी बने और आने वाले टाइम में हो सके मैं टर्मिनेट भी कर दिया जाऊँ नौकरी से, कोई आश्चर्य थोड़ी है, कुछ भी कर दें, इनके कागज़ का है। तो अब हर आदमी क्यों झेलेगा, हर आदमी क्यों इस संकट को झेलेगा? अपने परिवार को पालना है। अब हमारे पे क्या, थोड़ा सा क्या है कि अध्यात्म और संतों का, शास्त्रों पर ज़्यादा विश्वास रहा है। राजा दधीचि का उदाहरण आता है कि उसने असुरों से लड़ने के लिए अपने शरीर की हड्डियाँ दान दी थी, उसको क्या लेना देना था राजा संत दधीचि को। जो उदाहरण संत शास्त्रों में आता है, अपने शरीर को पहले उसने मृत्यु को प्राप्त करवाया और हड्डी दे के शस्त्र बनवाया असुरों का वध करने के लिए। तो ठीक है, ईश्वर की इच्छा भी यही बन रही है कि तुम अपना, ठीक है, मेरे बलिदान से कुछ को लाभ मिलता है, अच्छी बात है। 2 तरह के प्रकृति के लोग होते हैं, एक असुर प्रकृति के, एक सुर प्रकृति के। बिच्छू का काम डंक मारना है, गाय का काम दूध देना है। गाय के थनों से जहर थोड़ी निकल सकता है, बिच्छू के थन से अमृत की उम्मीद करोगे क्या? सांप के उससे अमृत की उम्मीद करोगे क्या? प्रकृति होती है अपनी। अब ठीक है, मेरी प्रकृति इस तरह की नहीं बन रही है धर्म करने की। रही बात आगे के संकटों की, जो ईश्वर संभालेगा, जिसने मेरे को यहाँ तक भेजा है। क्योंकि मुझे तो आज चलते चलते भी यही याद आ रहा था, अभी ट्रेन में आ रहा था, जब यही दिमाग में आ रहा था कि ऐसा क्या तेरे दिमाग में बैठ रहा है। फिर मेरे को यही ध्यान आया कि भगवान राम जब युद्ध लड़ रहे थे तो विभीषण ने उससे यही पूछा था कि प्रभु इस रावण से कैसे लड़ोगे, तुम रथ से भी उतर गए। तो उनके उन शब्दों में से एक शब्द था कि सत्य मेरा कवच है। लेकिन एक अकेला व्यक्ति के साहस को मैं बहुत अच्छा कहूँगा कि वो यहाँ पे आके अपनी बातें रख रहा है। नहीं देखो, लास्ट लाइन में कुछ सरकार को 3 पॉइंट में संदेश दीजिए जो आपकी बातें कैमरा में देख के पहुँचे। देखो, 3 बातों में मैं पहले उससे कहना चाहूँगा। एक बात, संतों की बात मेरे को याद आती है कि सिंगों के नहीं लहड़े, हंसों की नहीं बारात, और लालों की नहीं बोरियां, और वीर चले ना जमात। सिंगों के कभी झुंड नहीं होते बताए, हंसों की कभी बारात नहीं होती। जैसे कबूतर वगैरह, तोता वगैरह चलते हैं, ऐसे हंस बारात झुंड में नहीं चलते बताए। और ऐसे ही रत्नों की कहते हैं बोरियां नहीं होती। रतन को तो आप सब हम जानते हैं, सुनार के जाते हैं, वो रतन के बोरी नहीं दिखाता, 1-2 नग दिखा। ऐसे ही कहते हैं कि जो वीर आदमी होता है वो अकेला ही चलता है। और मुझे वो शायर का भी ध्यान आता है, मैं चलता गया और कारवां बनता गया। यदि मेरी बातों में वजन होगा तो मेरा कारवां अपना भी बन जाएगा। ये तो यहाँ तक कि मेरा हो गया। अब संदेश मैं यही देना चाहूँगा, इस वर्तमान व्यवस्था में 2 परिवर्तन बहुत ज़रूरी हैं इस देश के लिए। ये राज्य के कार्यालयों का देश में विलय होना ज़रूरी है। ये जो अधिकारी अपने आप को तानाशाह समझे बैठे हैं, अपने आप को एकल राजा समझे बैठे हैं, अपने चैम्बर में, अपनी टेबल के, अपनी कुर्सी के पीछे इन्होंने अपना इतिहास लिखा रखा है। क्या ज़रूरत पड़ी उस इतिहास की? ये कौन कौन अधिकारी रह के गया है? उनके बाप का धरती है, उनके बाप का ऑफिस है, ये सरकार के हैं, जनता की सेवा के लिए। क्यों लिखा रखा अपना इतिहास? वो इतिहास हटाया जाए और राज्य के कार्यालयों का देश में विलय किया जाए और एक नौकरी से बर्खास्त के विभाग का गठन हो। जब नेता 5 सालों में बदल सकता है तो एक कर्मचारी जो 25 साल की उम्र में नौकरी का आकर 35 साल तक क्यों आतंक मचाएगा 60 साल की उम्र तक? यदि उससे पीड़ित हैं तो उसे भी नौकरी से टर्मिनेट किया जाए, नौकरी से बर्खास्त के विभाग का गठन हो।